नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपना भी खूब ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 4 और इकाई 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? हम लोगों को पढ़ना होता है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो इसी इकाई 4 की वैचारिक पृष्ठभूमि की दो एक क्लासेस आपको दे भी दी गई हैं, आपको पढ़ाई भी गई हैं, जिसमें हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया का जीवन और उनका दर्शन पढ़ा। एक और क्लास में हम लोगों ने अंबेडकर को पढ़ा और अंबेडकर का जीवन दर्शन पढ़ा। उसी के क्रम में उसी इकाई 4 को पढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर आधुनिकता की। उत्तर आधुनिकता आपको पढ़ाई जाए उससे पहले उसकी भूमिका के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। यानी इस टॉपिक से थोड़ा सा आप ऊब सकते हैं, लेकिन क्या करें, टॉपिक ज़रूरी है। आजकल इससे खूब प्रश्न आने भी लग गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि उत्तर आधुनिकता से बहुत गहराई से प्रश्न जितने पूछे जाने चाहिए अभी तो उतने नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी आप जो है कोई प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें आप पाएंगे कि अगर आपने थोड़ा सा भी उत्तर आधुनिकता के बारे में पढ़ा है तो आप प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। यानी बहुत ऊपरी तौर पे आपसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग या तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो मेरी आज की यही कोशिश है कि ये टॉपिक आपको आसान भाषा में समझाया जाए कि उत्तर आधुनिकता है क्या, और अगर उससे कोई प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो धैर्य से आराम से बैठ जाइए। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, जितनी बातें मुझे करनी थी कर ली। इसके बाद क्लास के बीच में कोई बात नहीं होगी, सिर्फ हम लोग बात करेंगे उत्तर आधुनिकता पे कि उत्तर आधुनिकता है क्या। छोटी सी क्लास बनेगी, बहुत लंबी नहीं होने वाली है। क्लास को आखिरी तक देखना। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लास की डिफिनेशन, उत्तर आधुनिकता को डिफाइन मैंने क्या जो है विद्वानों ने जो डिफाइन किया है वो मैंने आखिरी में ही बताया। पहले हम समझेंगे उत्तर आधुनिकता है क्या, फिर उसकी फाइनली डिफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे कि उत्तर आधुनिकता की परिभाषा क्या हो सकती है। अभी तो फिलहाल उत्तर आधुनिकता की कोई सटीक परिभाषा नहीं। जैसे संज्ञा की परिभाषा होती कि हाँ ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, इस तरीके से इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। विद्वानों ने तमाम तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये उत्तर आधुनिकता भला क्या है, किसे कह सकते हैं उत्तर आधुनिकता? तो ये चारों बातें हैं जिनको उत्तर आधुनिकता हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आधुनिकता का विकसित और परिवर्ती रूप है उत्तर आधुनिकता। अब उत्तर आधुनिकता आप इसको क्या एक विचारधारा मान सकते हैं। जैसे आधुनिकता क्या था, एक थॉट प्रोसेस था, उसी तरीके से उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के बाद के मनुष्य की सोच है। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिकता का विकसित और परिवर्ती रूप है, या फिर आप कह सकते हैं कि आधुनिकता का विरोधी रूप है। क्योंकि उत्तर आधुनिकता को आप पढ़ते हुए पाएंगे कि ये जो है आधुनिकता के बिल्कुल विपरीत खड़ी है। आधुनिकता में कुछ और विचारधारा थी, उत्तर आधुनिकता में कुछ और विचारधारा है। तो कई जगह आप पाएंगे कि आधुनिकता का ये विकसित रूप है, कई जगह आप पाएंगे कि ये आधुनिकता का विरोधी रूप है। उसके बाद इसको आप कह सकते हैं कि आधुनिकता का उत्तर पक्ष। इसको आप कहते हैं कि आधुनिकता के बाद का, यानी आधुनिकता का उत्तर पक्ष, या फिर कह सकते हैं आधुनिकता की एक नई स्थिति, या फिर आप कह सकते हैं इसे आधुनिकता की एक नई स्थिति। हम लोग बात करें उत्तर आधुनिकता की, उत्तर आधुनिकता पे बात करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आधुनिकता की, कि आधुनिकता क्या है, आधुनिकता के मूल्य क्या हैं, किसे आप जो है आधुनिक कह सकते हैं। तो देखिए, मान के चलिए कोई एक लेखक है, वो आज की तिथि में अगर कविता कर रहा है तो आप आज की डेट में, आज के काल में वो कविता कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? वो आधुनिक कवि है। लेकिन कविता में आधुनिकता क्या है? मान के चलिए एक
रहीम नाम का कवि है। आप किस तरीके से कहेंगे कि उसकी कविता आधुनिक है? तो आधुनिकता के जो मूल्य होते हैं वो होती है वैज्ञानिक चेतना। वैज्ञानिक चेतना इसे, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं तार्किक चेतना। यानी जो एक आधुनिक विचारधारा का मनुष्य था, होता है, वो एक वैज्ञानिक चेतना का मनुष्य था, वैज्ञानिक विचारधारा का मनुष्य था, एक तर्कवाद उसमें था, वो चीज़ों पे तर्क करता था, तो तार्किक चेतना का मनुष्य था। उसके अंदर तटस्थ बुद्धिवाद था। यानी एक आधुनिक व्यक्ति तटस्थ है। तटस्थ का मतलब यानी जो है ठहराव, किसी पूर्व अवधारणा किसी के प्रति नहीं बनाना, उसका कोई मजहब नहीं है, कोई रंग नहीं है, इस तरीके से तटस्थ बुद्धिवाद कह सकते हैं। आधुनिकता का एक मूल्य होता है प्रश्नाकुल मानसिकता, प्रश्न पूछने की जो है अंदर से कुलबुलाहट, और आप युगबोध कह सकते हैं, संतरास या अलगाव कह सकते हैं, और अस्तित्ववादी चेतना कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप कबीर को सोचिए। कबीर के अंदर आप पाएंगे कि वैज्ञानिक चेतना भी है, तटस्थ बुद्धि, एक तरफ झुकते नहीं है कबीर। कबीर के अंदर प्रश्नाकुल मानसिकता है। कबीर ने कई प्रश्न जो है, कबीर का साहित्य पढ़ते हुए आप पाएंगे कि कबीर के साहित्य में लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मजहबों पे, पंथों पे, मंदिरों पे, सब पे वो बात करते हैं, सब पे प्रश्न उठाते हैं। कबीर को अपने युग का बोध है, कबीर अपने युग को समझ रहे हैं, कबीर ने अपने बाद के युग को भी समझा है, और आने वाला युग कैसा हो सकता है, कबीर का ये भी चिंतन है। कबीर के अंदर संतरास है, अलगाव है, और कबीर के अंदर एक अस्तित्ववादी चेतना भी है। तो आप क्या कहेंगे कबीर को? कबीर भले भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन भक्ति काल के कवि होने के साथ साथ कबीर आधुनिक कवि भी हैं, क्योंकि आधुनिकता की ये सारे मूल्य कबीर में हैं। ठीक है, तो ये आधुनिकता के मूल्य हैं। आपको आधुनिकता समझ में आ गई हो। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तर आधुनिकता की तरफ। तो उत्तर आधुनिकता किसे कहते हैं, उसके हमने ये 4 रूप देखे। एक तो आधुनिकता का विकसित रूप, दूसरा आधुनिकता का विरोधी रूप, आधुनिकता का उत्तर पक्ष, या फिर आप कह सकते हैं कि आधुनिकता के बाद की एक नई स्थिति। अब यहां से अपनी क्लास सही से शुरू करते हैं। उत्तर आधुनिकता के लिए अंग्रेजी में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रचलन 20वीं सदी के 8वें दशक से शुरू होता है। यानी उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रचलन 1980 के बाद से शुरू होता है। साल 1967 में जॉन बार्थ ने द लिटरेचर ऑफ एक्सासंस में उत्तर आधुनिकता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कला के संबंध में किया। अब यहां से प्रत्येक लाइन आप ये समझिए कि आपके लिए प्रश्न है। किसी भी लाइन से कोई प्रश्न आ सकता है। तो ये जो फैक्ट्स, ये जो तथ्य आपके लिए रखे गए हैं, इनको बाकायदा, किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इनको बाकायदा आपको याद रखना है कि 1967 में जॉन बार्थ नाम का एक विचारक था, जिसने एक पुस्तक लिखी द लिटरेचर ऑफ एक्सासंस में, उसने उत्तर आधुनिकता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कला के संबंध में किया। अब जो है उत्तर आधुनिकता के बारे में जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो नाम आपके सामने आने जा रहा है, ल्योतार और फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को विकसित किया। इस नाम को आप जो है बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। इनका जो है उत्तर आधुनिकता के बारे में बहुत ज़्यादा काम है। अभी इनको आप बार बार इस क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ल्योतार तथा फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को विकसित किया। तो ये जो नाम आपको बताए जा रहे हैं, इनको भी आप याद रखें। प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए कि निम्न में से उत्तर आधुनिकता के चिंतन करने वाले, उत्तर आधुनिकता पर विचार करने वाले लोग कौन से हैं, उत्तर आधुनिकता के विचारक कौन हैं। तो एक एक नाम, कुछ कुल मिला के 4, 5, 6 नाम ही हैं। आपको ये 4, 5, 6 नाम याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है कि ल्योतार तथा फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को विकसित किया, और उत्तर आधुनिकता को लोकप्रिय बनाने का श्रेय रॉबर्ट बेंत्री तथा जेम्स स्टर्लिंग को है। तो ये 4 नाम आपके सामने आते हैं। ल्योतार और फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को विकसित किया और इसे लोकप्रिय बनाने का काम
बेंत्री और स्टर्लिंग के द्वारा किया गया। तो ये याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं आगे। यूरोप में ज्ञान के परिवर्तित रूप की व्याख्या करते हुए वही भाई साहब ल्योतार, जिनको मैंने आपको बताया था कि इनका उत्तर आधुनिकता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। तो यूरोप में ज्ञान के परिवर्तित रूप की व्याख्या करते हुए ल्योतार द्वारा इसे उत्तर आधुनिकता का नाम दिया गया। ल्योतार द्वारा इसे उत्तर आधुनिकता का नाम दिया गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता के नाम के जन्मदाता आप ल्योतार को, या फिर आप कई जगह इन्हीं का नाम ल्योटार्ड भी पाएंगे। ये देखिए, कई जगह इनका नाम आप ल्योतार या ल्योटार्ड भी पाएंगे। तो इनके द्वारा उत्तर आधुनिकता का नाम दिया जाता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास के खोज की अवस्था कहा है। अब ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपसे 2023 में या 2022 में पूछा भी गया था, उत्तर आधुनिक। तो देखिए कितनी आसान बात है, छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछी भी गई थी कि फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खोज की अवस्था कहा या नहीं। तो ये कथन सही है, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास के खोज की अवस्था कहा। इस चीज को हम समझेंगे बाद में, फिलहाल आप ये कथन याद कर लें। ल्योतार, वही ल्योतार या ल्योटार्ड की पुस्तक, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकता चिंतन का आरंभ माना जाता है। ये भी जो है आपके एक बार नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। ये भी आपके एक बार नेट में पूछा जा चुका है कि किस पुस्तक से, ल्योतार या ल्योटार्ड की किस पुस्तक से उत्तर आधुनिकता चिंतन का आरंभ माना जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ल्योतार या ल्योटार्ड की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकता चिंतन का आरंभ माना जाता है। किसकी पुस्तक है? ल्योतार की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसमें से ये सा को हटाइए और इन दोनों को आपस में मिलाइए। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकता चिंतन का आरंभ माना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग अपनी स्मृति में बसाए रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं आगे, कुछ चीजों को और देखते हैं। ल्योतार ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उत्तर आधुनिकता समाज से जुड़ी हुई निम्नलिखित 3 चीजों पर विचार किया है। अब जब हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे जो ल्योतार ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में बताई हैं, उससे आपको थोड़ी थोड़ी गुलथी उत्तर आधुनिकता विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ से आपको समझ में आने लगेंगी। अभी तक हमने ये बात की कि उत्तर आधुनिकता क्या है, इस शब्द का प्रचलन कब हुआ, इस शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया, कहाँ से जो है उत्तर आधुनिकता की बात चली। अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं कि उत्तर आधुनिकता एक्चुअल में है क्या। तो पहला पॉइंट ल्योतार लिखते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विकास में भाषिकी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया, उसकी अवस्था के लिए भाषा का निर्माण, उसे भाषा के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करना, सूचनाओं का भंडार, डाटा बैंकों की स्थापना, यांत्रिक अनुवाद तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को संपन्न करने में भाषा केंद्र में रही है। ये तो हो गई भाषा की बात। प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल गया। अब ज्ञान साध्य न रहकर साधन बन गया है। यानी अभी तक जो आधुनिकता तक ज्ञान साध्य था, यानी ज्ञान इंसान किस लिए ग्रहण करता था? ज्ञान ग्रहण करता था कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। व्यक्ति ज्ञान इसलिए ग्रहण करता था कि वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बन सके, ज़्यादा अपने भीतर की गहराइयों में उतर सके। अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए ज्ञान व्यक्ति अर्जित करता था। लेकिन उत्तर आधुनिकता में ज्ञान साध्य न रहकर वो साधन बन गया है, केवल पैसा कमाने का साधन, पूंजी कमाने का साधन। आप देख भी रहे होंगे कि आज की डेट में जो ज्ञान है, ज्ञान सिर्फ इसलिए ही कमाया जा रहा है जिससे पूंजी कमाई जा सके, पैसा कमाया जा सके। तो उत्तर आधुनिकता में जो ज्ञान है वो साध्य न रहकर क्या हो गया है, एक तरीके से साधन बन गया है। और किसका साधन?
पूंजी अर्जित करने का साधन। जिस ज्ञान को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, जिस ज्ञान को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता वह व्यर्थ है, यानी वह नॉलेज जिससे जो है आर्थिक स्थिति न सुधरती हो, जिससे जो है पूंजी न समृद्ध होती हो, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। आज के डेट में अगर आप ये उत्तर आधुनिकता की विचारधारा का मनुष्य ये सोचेगा कि आज की डेट में अगर आप मेडिटेशन की विधियां पढ़ रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे जो है पूंजी नहीं अर्जित होती। तो ज्ञान आज की डेट में साध्य नहीं है। आज की डेट में ज्ञान क्या हो गया है? एक साधन हो गया है। ज्ञान जो है, ज्ञान सूचना का पर्याय बन गया है। आजकल ज्ञान का मतलब है सूचनाएं, सूचनाएं, सूचनाएं। आपको सूचना होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर के बारे में सूचना होनी चाहिए, आपको एआई के बारे में सूचना होनी चाहिए, आपको नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में सूचना होनी चाहिए। यानी ज्ञान का मतलब आज की डेट में हो गया सूचना। आपको चीज़ों की सूचना है कि नहीं है। जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा सूचनाएं हैं वो माना जाता है उसके पास उतना ज़्यादा ज्ञान है। तो आज की डेट में जो ज्ञान है वो एक तरीके से सूचना का पर्याय बन गया है। इस व्यवस्था के केंद्र में बाजार प्रमुख है, ज्ञान उससे अछूता नहीं है। यानी जो उत्तर आधुनिकता विचारधारा है इसमें बाजार केंद्र में है, इसमें बाजार पूंजीवाद केंद्र में है, तो इसके केंद्र में बाजार है। ज्ञान भी उससे अछूता नहीं है। कहने का मतलब ज्ञान है, ज्ञान भी एक तरीके से बाजार की चीज बन गया है आज की डेट में। तो ये जो है ल्योतार बात इस तरीके से करते हैं। तीसरे बिंदु में ल्योतार कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण और सार्थक है जिससे विद्युत मस्तिष्क आप कह सकते हैं, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी आप कह सकते हैं, विद्युत मस्तिष्क या फोन की मेमोरी कह सकते हैं। उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण व सार्थक है जिसे विद्युत मस्तिष्क में संचित किया जा सकता है, जिसे बाजार में बेचकर धनार्जन किया जा सकता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, और जिसके माध्यम से शक्ति अर्जित की जा सकती है। जो ज्ञान मानव व्यक्तित्व को संपन्न बनाने और दृष्टि को अर्जित या विकसित, जो ज्ञान मानव व्यक्तित्व को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है वह नहीं किया जाता है। जो ज्ञान मानव व्यक्तित्व को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित नहीं किया जाता है वह उत्तर आधुनिकों के लिए निरर्थक है। तो आपको बात समझ में आई। ये बात ल्योतार करते हैं ज्ञान की कि किस तरीके से उत्तर आधुनिकता की विचारधारा है और ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में उनका परसेप्शंस किस तरीके से चेंज हुआ है। तो ये 3 बिंदुओं में ल्योतार बात करते हैं और उत्तर आधुनिकता को हम बेहतर समझेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ल्योतार या फिर ल्योटार्ड ने इसी नवीनता को ध्यान रखकर ज्ञान के 2 रूपों की बात की है। पहला रूप है वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान यानी आप कह सकते हैं पार्टिकल का नॉलेज, या आप कह सकते हैं कि अणु का ज्ञान। आपको जो है भौतिकी ज्ञान, कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, एआई के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, इन तमाम तरीके से, यानी आप अणु का ज्ञान आपको कितना है। 2 तरीके के ही मुख्य ज्ञान होते हैं, एक अणु का ज्ञान, एक जीवन का ज्ञान। एक जो है बाकायदा जो है अपनी इस दुनिया में भौतिक विचारधारा है, एक आध्यात्मिक विचारधारा है। तो ल्योतार ने इसको 2 भागों में बांटा है। एक वैज्ञानिक ज्ञान है और एक है आख्यान या फिर महावृत्तांत, जिसमें रामायण, महाभारत और बाइबल आते हैं। तो इन 2 भागों में ल्योतार इनको बांटते हैं और फिर उसकी बात करते हैं कि उत्तर आधुनिक विचारधारा को जो व्यक्ति है वो संपूर्णता को नहीं मानता है। वो महावृत्तांतों जैसे रामायण, महाभारत या कि बाइबल यो मूल्य मीमांसा का खंडन करती है। मूल्यहीनता की पक्षधर उत्तर आधुनिकता की दृष्टि से स्वीकार करती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है। बात समझ में आई? उत्तर आधुनिकता ये स्वीकार करती है कि इस दुनिया में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, सब में अभी अपनी संपूर्णता पाना शेष है। ये उसका जो है तर्क है। और वो जो है रामायण का, महाभारत का, बाइबल का या फिर मूल्य मीमांसा का, नैतिकता का, इन सब चीज़ों का उत्तर आधुनिकता क्या करती है? उत्तर आधुनिकता विचारधारा खंडन करती है। आप इसको इस तरीके से समझ पाएंगे। कोई एक व्यक्ति ले लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है रहीम, जो उत्तर आधुनिक विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है, उसको आप लेंगे तो समझ पाएंगे। रहीम जो है, रहीम का ये कहना है कि इस दुनिया में संपूर्ण कुछ नहीं है। जैसे आप ये मान लेते हैं कि कृष्ण संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो रहीम क्या कहेगा? नहीं,
रहीम पे भी वो सवाल खड़ा करेगा। रहीम कहेगा कि रामायण महाभारत मूल्य मीमांसा इन सब का कोई मतलब नहीं है, उस पर वो तर्क करेगा। मूल्यहीनता की पक्षधर उत्तर आधुनिकता की दृष्टि ये स्वीकार करती है कि रहीम जैसे कहेगा कि यहाँ पे कुछ भी संपूर्ण नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरीके से रहीम की विचारधारा होती है। अब रहीम को ही हम पकड़ते हैं और रहीम के हिसाब से हम लोग उत्तर आधुनिकता को समझते हैं। फिलहाल एक बात कर लेते हैं, डॉक्टर अमरनाथ सिंह जिन्होंने उत्तर आधुनिकता के क्षेत्र में काम किया, और वे कहते हैं कि अमरनाथ सिंह के अनुसार एक व्यापक दृष्टिकोण से उत्तर आधुनिकता की 3 दृष्टिकोण हैं। उत्तर आधुनिकता के 3 दृष्टिकोण हैं। पहला, समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिनको हम लोग शास्त्रिक सत्य बोलते हैं, उनका जो है उत्तर आधुनिक विचारधारा का व्यक्ति नकार करता है। दूसरा है तर्कवाद का नकार। तीसरा है आधुनिक सक्षमता का नकार। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। डॉक्टर अमरनाथ सिंह के अनुसार एक व्यापक दृष्टिकोण से उत्तर आधुनिकता के 3 दृष्टिकोण हैं, एक समग्रवादी। इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद कर लें। एक समग्रवादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, दूसरा है तर्कवाद का नकार, और फिर आधुनिकता की सक्षमता का नकार। इनको समझते हैं। उत्तर आधुनिकता सार्वभौमिक समग्रतावादी सत्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो शास्त्रिक सत्य हैं, वहीं जो है तर्क पर भी सवाल खड़े करती है उत्तर आधुनिकता। और उत्तर आधुनिकता में धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान है। जैसे आधुनिक व्यक्ति जो है, जो आधुनिक विचारधारा का व्यक्ति है, वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी वो जो है वो सब धर्म सद्भाव की बात करता है कि तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। इस्लाम को भी जो है स्वीकार करता है, हिंदू की अच्छी बातें भी स्वीकार करता है, और जो है क्रिश्चियन की भी अच्छी बातें स्वीकार करता है, जैनिज्म की भी अच्छी बातें स्वीकार करता है, बौद्धिज्म की भी अच्छी बातें स्वीकार करता है, सिखिज्म की भी अच्छी बातें स्वीकार करता है। यानी वो धार्मिक निरपेक्ष है, किसी धर्म में प्रबल पक्ष से झुका हुआ नहीं है। लेकिन जो उत्तर आधुनिकता का व्यक्ति है, उसको एक धार्मिक पहचान चाहिए, उसको एक धार्मिक पहचान का टैग चाहिए। तो ये उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के मध्य एक तरीके से आप अंतर देखने को पाएंगे। जो आधुनिक व्यक्ति है उसमें धर्मनिरपेक्षता है, वहीं पे जो एक उत्तर आधुनिक विचारधारा का व्यक्ति है उसको एक धार्मिक पहचान की जरूरत है। वहीं पे जो है उत्तर आधुनिकता विचारधारा में जातिवाद की पुनर्वापसी है, वहीं पे स्त्रीवाद की जो है जातिवाद और स्त्रीवाद जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। जो उत्तर आधुनिकता है वो पुरुष सत्ता को उतना स्वीकार नहीं करती है, वो जो है स्त्रीवादी सत्ता की हिमायती है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखें, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर आधुनिकता तर्क, रूप, यथार्थ, इतिहास सबके प्रति नकार भाव रखती है। उत्तर आधुनिकता जो है वो तर्क के प्रति, रूप के प्रति, यथार्थ के प्रति, इतिहास के प्रति, इन सब के प्रति एक तरीके से नकार भाव रखती है। इन सब को वो जो है प्रश्न चिन्ह के कटघरे में खड़ा करती है। और ये विचारधारा यहाँ तक मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद को भी नकारती है, इनको भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए, उत्तर आधुनिकता मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद को पूर्ण रूप से मानती है या नकारती है? तो आपको याद रखना है कि उत्तर आधुनिकता मार्क्सवाद यानी कार्ल मार्क्स, मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, उसको भी नकारती है। उत्तर आधुनिकता में स्त्रीवादी चेतना पुरुष प्रभुत्व की विरोधी है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सुधीर पचौरी ने उत्तर आधुनिकता के बारे में एक बड़ी अच्छी बात की, जिसको हमने जो है आपसे अभी कल ही एक प्रश्न पूछा था कम्युनिटी पोस्ट डाल के कि चलिए बताइए ये कथन किसका है। तो उत्तर आधुनिकता पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये मेरे सामने बड़ा अच्छा बिंदु आया उत्तर आधुनिकता का, तो मैंने कहा कि आपसे इसको शेयर कर लिया जाए। उसमें से कुछ बच्चों ने जवाब दिया था जिनका जवाब बिल्कुल सही था। कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए डाला जाता है, तो उस पर जो है रिप्लाई किया करिए, कमेंट किया करिए और उसका जवाब दिया करिए। खैर, बात इतनी ही, आते हैं वापस। सुधीर पचौरी ने उत्तर आधुनिकता के संबंध में लिखा है कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता का विस्तार भी है। बड़ा अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं आधुनिकता को समझने के लिए। उत्तर आधुनिकता जो है वो आधुनिकता का विस्तार भी है और कहीं ना कहीं अंतिम बिंदु। अभी तक आप जो है पढ़ रहे होंगे
तो आप कई जगह तो पाएंगे जो उत्तर आधुनिकता विचारधारा है वो आधुनिकता का एक तरीके से विस्तार है, और कहीं कहीं पे पाएंगे कि यार ये तो आधुनिकता के बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। जैसे आप जो है धर्म वाली बात में ले लो, जो आधुनिक व्यक्ति है वो धार्मिक निरपेक्ष है, जबकि जो उत्तर आधुनिक व्यक्ति है उसको एक धार्मिक पहचान चाहिए। तो ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी लाइन आपको उत्तर आधुनिकता समझाती है कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता का कई बार विस्तार भी है और कई बार आधुनिकता का अंतिम बिंदु भी है। या फिर इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, अब ये कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकता की एक थोड़ी सी ठीक ठाक परिभाषा आपको देखने को मिलती है। उत्तर आधुनिकता पश्चिम दर्शन में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक आंदोलन है, जिसकी विशेषता है संशयवाद, व्यक्तिपरकता, तर्क के प्रति संदेह, राजनीति और आर्थिक शक्तियों को स्थापित करने और बनाए रखने में विचारधारा की भूमिका के प्रति तीव्र संवेदनशील। उत्तर आधुनिकता की भाषा चिंतन पारंपरिक भाषा चिंतन से सर्वदा पृथक है। उत्तर आधुनिकता का भाषा चिंतन जो है वो पारंपरिक भाषा चिंतन से सर्वदा पृथक है। प्राचीन भाषा शास्त्रियों की दृष्टि में शब्द और अर्थ का अटूट और नित्य संबंध था। प्राचीन भाषा शास्त्रियों की दृष्टि में शब्द और अर्थ का अटूट और नित्य संबंध था। उत्तर आधुनिकता की दृष्टि में कल्पना के अनुसार पाठक किसी भी शब्द का अर्थ घड़ सकता है, यानी उत्तर आधुनिकता विचारधारा में लेखक का महत्व जो है गौड़ होता चला जाता है। उत्तर आधुनिकता में पाठक की स्वतंत्रता है। आधुनिकता में जो है, जो प्राचीन भाषा शास्त्रियों के अनुसार शब्द अर्थ का अटूट और नित्य संबंध था, जो लिखा जाता था वो समझा जाता था, लेकिन यहाँ पे पाठक स्वतंत्र है। अपनी तरीके से किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ पाठक अपने हित अहित में उसको गढ़ सकता है। तो ये एक अलग चीज है, आपको याद रखना है। उत्तर आधुनिकता ने लेखक के अंत की घोषणा कर पाठक के युग की प्रधानता दी है। इसमें कई सारे अंत की घोषणाएं की गई, इसको अभी हम पढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकता में लेखक के अंत की घोषणा करके पाठक के युग की प्रधानता दी गई है। यहाँ कुछ साहित्य नहीं है, साहित्य, राजनीति, दर्शन, विज्ञान सब क्या है, पाठ हैं, यानी ज्ञान का स्वरूप बदल गया। आज की डेट में साहित्य इंसान क्यों पढ़ता? मान के चलिए आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, आपका नेट जीआरएफ निकल जाएगा, तो आप जो है पढ़ रहे हैं किसी पर्पस से। लेकिन एक जो बाहर का व्यक्ति साहित्य पढ़ता, वो साहित्य क्यों पढ़े? क्या मिल जाएगा उसको जो है गोदान पढ़ के? क्या उसके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आ जाएगा शेखर एक जीवनी पढ़ के? ये उत्तर आधुनिक व्यक्ति सोचता है। उसके लिए वही ज्ञान महत्वपूर्ण है जो उसको पूंजी दिलाए। बाकी साहित्य, राजनीति, दर्शन, विज्ञान ये आज की डेट में सब पाठ हो चुके हैं। उत्तर आधुनिक अंतवादी दर्शन है। उसमें उसने इतिहास का अंत, विचार का अंत, कविता का अंत, लेखक की मृत्यु, आलोचना की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि स्थापनाएं दिखाई हैं। विचार के अंत की घोषणा डेनियल बेल ने 1960 में की। वहीं पर देरिदा ने मनुष्य की मृत्यु की घोषणा द एंड ऑफ मैन में की। वे लिखती हैं कि मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था, उसे अंततः मनुष्य की ही जान ले ली है। तो आपको यह भी याद रखना है कि कौन सी विचारधारा से कौन जुड़ा है। तो विचारधारा का अंत डेनियल बेल 1960 में करते हैं, वहीं पे देरिदा मनुष्य की मृत्यु की घोषणा करती हैं द एंड ऑफ मैन में। वहीं पर इसी प्रकार रोला बार्थ ने 1963 में अपनी पुस्तक द डेथ ऑफ ऑथर में लेखक की मृत्यु की घोषणा की है। और ईश्वर के मृत्यु की घोषणा चलिए बताइए किसने की थी? नीत्शे ने की थी। ईश्वर मर चुका है, ठीक। उत्तर आधुनिकता में विज्ञान की जगह अनुभव की वापसी है। योजना की जगह उत्तर आधुनिकता में बाजार है। धर्मनिरपेक्षता की जगह पे धार्मिक पहचान है। और केंद्र की जगह जातिवाद और स्त्रीवाद जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। तो ये जो है उत्तर आधुनिकता से जुड़ी हुई कुछ ही बातें थीं जो आपको बताई गई, जो आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, थोड़ा अपने आप चीज़ों को जुटाते हैं, तो ये हो जाएगा कि जिस तरीके से आज की डेट में प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से प्रश्न आप क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। बाकी उत्तर आधुनिकता एक बड़ा ही क्लिष्ट टॉपिक है। इसको अगर आप गूगल से पढ़ेंगे,
यूट्यूब से पढ़ेंगे, यूट्यूब पे तो सही से कोई क्लास ही आपको अवेलेबल नहीं है उत्तर आधुनिकता की। गूगल से भी पढ़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, विकिपीडिया में भटक जाएंगे, कई सारी और चीज़ों में भटक जाएंगे। तो फिलहाल बहुत सारी तमाम गाइडों से, तमाम जगहों से ये कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। इसको पढ़ लीजिए, इसको रट लीजिए। वर्तमान समय में अभी आपकी परीक्षा में उत्तर आधुनिकता जैसे टॉपिक से बड़ा जो है एक सतही प्रश्न आता है, बड़ी गहराई से प्रश्न नहीं आता। भविष्य में आएगा गहराई से प्रश्न, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आता है। तो इतना ही पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत अपने स्तर से पढ़िए, उत्तर आधुनिकता टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो गया, मुझे दीजिए विदाई। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये आपका धर्म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए मैं अगर आप कोई दूसरी क्लास आपके लिए बनाता हूं तो वो आपके द्वार तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।